नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बालसमंद। आज का हमारा अध्याय रहेगा कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, सेकेंडरी बल्य सिद्धांत। यह सिद्धांत बर्गस के द्वारा दिया गया। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम परिचय के रूप में देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1927 में अमेरिकी समाजशास्त्री E.W. बर्गेस ने किया था और यह सिद्धांत उसने अपने लेखों द ग्रोथ ऑफ द सिटी जो 1925 में आई थी, तो द अर्बन एरिया जो 1929 में आई थी, आदि लेख के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में बताया गया कि किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप से रेडियल फॉर्म में होता है, जिससे सेकेंडरी बल्लियों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। उनका सिद्धांत अमेरिका के नगरों, विशेष कर शिकागो शहर के अध्ययन पर आधारित है। शिकागो नगर का विकास बहुत तेजी के साथ बाह्य भाग में तकनीकी विकास के कारण हुआ। तो मॉडल के द्वारा हम देख सकते हैं बर्गस ने अपने जो मॉडल का प्रतिपादन किया था वो किस प्रकार से 5 सेकेंडरी बल्लियाँ बताए। उन्होंने कहा किसी भी नगर का जो विकास होता है, सबसे पहले सेंटर में उसकी CBD होती है। सेकंड नंबर का जो हमने इसा रेड जोन दिखाया है, CBD। उसके बाद में CBD का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेकंड नंबर पे रेड जोन से फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाया गया और ग्रीन कलर के अंदर जो दिखाया गया लो क्लास रेजिडेंशियल, और उसके बाद में यहाँ पर पिंक कलर के अंदर दिखाया हुआ है मीडियम क्लास रेजिडेंशियल, और लास्ट के अंदर 5वीं जो अवस्था या बल्लियाँ बताई उन्होंने हाई क्लास रेजिडेंशियल। तो इनके का विस्तार हम आगे करेंगे। इस प्रकार से सिद्धांत की रूपरेखा शिकागो नगर के 5 केंद्रीय बल्य केंद्र से बाहर की ओर जिस प्रकार से मिलते हैं, उनके अनुसार नगरीय विकास को इन 5 केंद्रीय बल्यों द्वारा समझाया जा सकता है। पहला, जैसे कि हमने आपको बताया, आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और सेकंड संक्रमण पेटी या जोन ऑफ ट्रांजिशन। तीसरे नंबर पर श्रमिक लोगों की रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जोन ऑफ वर्किंग मेंस हाउसेज। चौथे नंबर पर मध्य वर्ग के लोगों का निवास क्षेत्र होता है और जिसको हम जोन ऑफ द मिडिल क्लासेस रेजिडेंशियल कहते हैं। और 5वें नंबर पर नगरों के अभिगमन करने वालों का क्षेत्र होता है, द कम्यूटर्स जोन। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने 5 जोन बताए हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि किसी भी नगर के अंदर जब नगर का विकास होता है, वो बाहर की वजह से नगर का ग्रोथ होता चला जाता है, तो बल्य के रूप में इनका ग्रोथ होता है। और ये प्रमुख के रूप में बर्गस ने 5 बताए थे जिनका जिक्र हमने किया था। तो पहले के रूप में आपको बताया कि CBD क्षेत्र की कैरेक्टरिस्टिक हम आगे जानेंगे। सेकंड नंबर पे जोन ऑफ ट्रांजिशन, जो हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जोन ऑफ द लो इनकम वर्कर्स हाउसेस, जहाँ पर कम इनकम के लोग रहते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं। उसके बाद में मिडल इनकम हाउसेस, और उसके बाद में लास्ट जोन के अंदर उन्होंने बताया या कि मिडल जोन होता है, यहाँ पर बड़े लोग रहते हैं और जिनका संबंध CBD के साथ होता है। नेक्स्ट, सबसे पहला क्षेत्र जिसे CBD के नाम से जाना जाता है, आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। इस भीतरी क्षेत्र को CBD का नाम दिया। यह वह स्थान है जहाँ गगनचुंबी इमारतें मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, CBD एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें मिलती हैं और यहाँ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बजाय वर्टिकल ग्रोथ मिलता है और ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी विशेषता आप इस प्रकार से कर सकते हैं। शिकागो में इस क्षेत्र को लूप और पीटर्सबर्ग में इसको गोल्ड टेम्पल कहते हैं, गोल्ड टेम्पल। इस भाग में दुकानें, थिएटर, होटल, दफ्तर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। यहाँ क्षेत्र वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार क्षेत्र, हल्के विनिर्माण और व्यापारिक मनोरंजन वाला होता है। यह क्षेत्र लंबवत विस्तार अधिक रखता है और इसका अधिकांश भाग अरिहायशी होता है। यहाँ पर लोग नहीं रहते। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो बाहरी
दिन के समय यहाँ रहते हैं और रात के समय भारी छतरों के अंदर अपने घरों में चले जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हिसार शहर के अंदर, जैसे कि पूजा मार्केट है या राजगुरु मार्केट है, यहाँ पर काम करने वाले लोग 15 सेक्टर, 16 सेक्टर या 14 सेक्टर में चले जाते हैं रात के समय, और जबकि दिन के समय काम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं रात के समय इन क्षेत्रों के अंदर, तो ये शमशान जैसे नज़र आते हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता। आगे दूसरे नंबर पर संक्रमण पेटी या जोन ऑफ ट्रांजिशन। यह पेटी सीवीडी के चारों ओर मिलती है, जिसमें जगह जगह उद्योग व व्यापारिक संस्थान स्थित होते हैं, जो आंतरिक पेटी से खिसकर यहाँ बस जाते हैं, इसलिए इसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इस संक्रमण क्षेत्र कहा गया है। इस पेटी में पुराने लोगों के मकान, पुरानी बनावट के मकान, कम आमदनी वाले लोग, गंदे गंदे मकान व गलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। यह अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी विशेषताएं भी देखने को मिलती है। तो हम ट्रांजिशन जोन को देख सकते हैं, इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। पुराने मकान और साथ साथ में उद्योग धंधे। तीसरे नंबर पर श्रमिक लोगों की रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जोन ऑफ वर्किंग मैन्स हाउसेस। यह क्षेत्र संक्रमण पेटी को चारों ओर से घेरे होता है तथा संक्रमण पेटी से देखने में अच्छा लगता है, यानी कि यह संक्रमण जोन से अच्छी कंडीशन में होता है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए रहते हैं ताकि नगर में अपने काम के स्थान पर आसानी से पहुँच सके। ये जो सीबीडी क्षेत्र होता है उसके नज़दीक ही औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले का लोग होते हैं, जो नज़दीक रहते हैं ताकि आसानी से वो अपने औद्योगिक क्षेत्रों में पहुँच सके और औद्योगिक क्षेत्रों से सीधे अपने घर में पहुँच सके। शिकागो में यह एक ऐसे मकानों का क्षेत्र है जिसकी सीमा 2 मंजिल वाले मकानों में निश्चित की गई है, यानी कि ऐसे शिकागो शहर के अंदर ऐसे एरिया को लिया गया है जहाँ पर 2 मंजिलें होती हैं। ऊपर मंजिल में किराएदार रहता है, जबकि निचली मंजिल में मकान मालिक रहता है। चौथे नंबर पर मध्य वर्ग के लोगों का निवास क्षेत्र। यह पेटी श्रमिक लोगों की रिहायशी मकान की पेटी के बाहर विस्तृत रूप में फैली होती है। इस पेटी में व्यावसायिक कार्यों में लोग, जैसे व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोग, मैनेजर, क्लर्क आदि रहते हैं। इस पेटी में होटल देखने को भी मिलते हैं। इस पेटी में इमारतें कई मकानों वाली होती हैं तथा मकानों में बाग बगीचे की विशेषता भी मिलती है। जो हमने थर्ड जोन के बारे में बात की थी, जिसके श्रमिक लोगों की रिहायशी मकानों का, तो अगर हम दृश्य देखते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसी प्रकार से फोर्थ, जिसके अंदर हमने बात की थी मध्य वर्ग के लोगों के लिए, तो इनसे थोड़े अच्छे कंडीशन के मकान मिलते हैं, जो कि इस प्रकार से मिलते हैं। ये थर्ड जोन के लोग जो हम बात करते हैं, लो इनकम के लोग होते हैं जिनकी आमदनी कम होती है, जबकि ये मिडिल इनकम के लोग होते हैं, मध्य वर्ग के लोग, जो कि यहाँ सेकंड बेल्ट, थर्ड बेल्ट के अंदर या सेकंड बेल्ट में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट, नगरों को अधिगमन करने वाला का क्षेत्र, द कम्यूटर्स जोन। यह नगर की बाहरी पेटी होती है। नगर की इस पेटी में तीव्र यातायात साधनों की सुविधा के साथ उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान ने इस बाहरी पेटी को बस्तियों का श्यामनागार नगर या बेडरूम टाउन का नाम भी दिया है, क्योंकि ये नगर में काम करने वाले लोगों को रात में आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट की यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो भारी पेटी के अंदर रहते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि लास्ट जो पेटी है कम्यूटर्स जोन कहते हैं, अधिगमन करने वालों का क्षेत्र। दिन के समय ये लोग सीवीडी में काम करते हैं और रात के समय ये
अपने साधनों के माध्यम से बाहरी पेटी के अंदर चले जाते हैं और रात के समय यहाँ विश्राम करते हैं और दिन के समय फिर से अपने काम वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं। अब जान लेते हैं इस सिद्धांत की आलोचना। आलोचना से पहले एक बार फिर से हम इसके बारे में थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्गेस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ए जोन के अंदर सीवड़ी क्षेत्र को माना जो ऊंची इमारतें होती हैं, सेकंड में उद्योग धंधे, थर्ड के अंदर इन उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिक, जैसे कि सी जोन के अंदर में बताया गया है। सेकंड के अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर उद्योग धंधे रहते हैं और थर्ड के अंदर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। और फर्स्ट जोन सेवड़ी क्षेत्र होता है जिसे शिकागो में लूप कहा गया है। फोर्थ टी क्षेत्र के अंदर जो लोग मिडल इनकम के होते हैं, जिनकी आमदनी मध्य प्रकार की होती है, वो सी क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते और वो डी क्षेत्र में रहते हैं। और इनकी मुख्य विशेषता होती है यहाँ 2 मंजिले मकान मिलते हैं। जो ऊपर का मकान होता है उसके अंदर किराएदार रहता है, जबकि निचले मकान के अंदर मालिक रहते हैं। और लास्ट का जो जोन है ई जोन है, इसमें उच्च इनकम वाले लोग रहते हैं और जिनका संबंध सीवीडी के साथ होता है। आलोचना, किसी भी नगर में उसकी यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है कि अगर हम हमारे इंडिया के सदन में देखते हैं, अगर हम हिसार के ऊपर इस बात को लागू करके देखते हैं तो यह मॉडल लागू नहीं होता है, क्योंकि विभिन्न धरातलीय रुकावटें इसके अंदर आगे आती हैं, जैसे कि सड़कें, जैसे कि रेलवे लाइन, जैसे कि बात करते हैं नदियाँ, माउंटेन एरिया, जंगल आदि। डेविज ने इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित रूप से की है। मध्यवर्ती भाग का आकार अनियमित होता है, जबकि वर्गेस ने इसको वृत्ताकार माना है। यानी कि जो सीवड़ी क्षेत्र होता है, वर्गेस ने उसको अरीय रूप में माना है या वृत्ताकार रूप माना है, जब ये इसका रूप किसी प्रकार का हो सकता है। ये आयत में हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है। उद्योग धंधे नगर में परिवहन मार्गों जैसे कि सड़क, रेल मार्ग, जल मार्गों के किनारे स्थापित होते हैं। जब भी हम कहीं शहर में जाते हैं तो अधिकांश हम देखते हैं कि जो उद्योग धंधे होते हैं वो सड़कों के साथ या नदियों के साथ में या रेल मार्गों के साथ होते हैं, जबकि बर्गेस ने उसको सीवीडी के चारों ओर वृत्ताकार रूप में माना, जो कि ये सही नहीं है। उच्च व मध्य वर्ग के लोगों के मकान नगर के किसी भी भाग में मिल सकते हैं। इस प्रकार निम्न आवास उद्योग के पास मिलते हैं। हम देखते हैं कि बर्गेस ने यह बताया कि उच्च इनकम वाले लोग जो होते हैं वो बाहरी पेटी के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर हम हिसार की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार के लोग मिक्स रहते हैं। सेंटर सीवीडी के अंदर भी उच्च और मध्य निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि बाहर के अंदर कहीं ना कहीं बाहर के अंदर भी देखें तो भी निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हिसार के अंदर 12 सेक्टर है, ये बाहरी है, और इसी प्रकार से हम देखते हैं 14 सेक्टर, 15 सेक्टर है या आज़ाद नगर है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं हिसार के चारों ओर, वहाँ पर निम्न वर्ग के लोग भी रहते हैं और उच्च वर्ग के लोग भी रहते हैं। इस प्रकार वर्गेस का सिद्धांत एक आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। धन्यवाद। जय हिंद।